गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में आज हम देखेंगे नागार्जुन। इनकी जो 2 कविता हमारे सिलेबस में है नागार्जुन की, ठीक है। इनका जन्म हुआ 1911 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1998 ईस्वी में। जीवन परिचय की बात कर लेते हैं अपन। हिंदी और मैथिली के अप्रीतम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलका गांव में इनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम जो था वेदनाथ मिश्र था। उनका मूल नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में ये दीक्षित हो गए। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में इन्होंने अपना नाम भी जो है बदल लिया। पहले वेदनाथ मिश्र था, फिर इनका नाम हो गया नागार्जुन। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, अन्य गद्य विधाओं में भी उन्होंने जो है लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको बिहार अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक जो है इनको लोकप्रियता मिली है। तो ये आपको इनका जन्म और इसकी मृत्यु आगे रचनाएं पढ़ेंगे। अभी कौन कौन सी रचनाएं हैं और इनको कौन कौन से जो है पुरस्कार मिले हैं वो जन्म परिचय में हमें लिखना है। आगे देखिए इनकी कृतियाँ। युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, ने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। ये इनकी जो है रचनाओं के नाम है, ठीक है। अब हम पाठ परिचय की बात कर लेते हैं। पाठ परिचय जो है हमारे यहाँ सिलेबस में, जैसा कि पहले बताया मैंने, 2 कविताएं हैं। नागार्जुन की कविता कल और आज ग्रीम्स की घोर तपिश भरी दूरता के बाद वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। आज और कल जो कविता है उनकी, कल और आज। ग्रीम्स जो आप जैसा ही जानते हैं अभी बारिश का मौसम है, पहले गर्मी थी और जब गर्मी से हमारा हाल बेहाल हो जाता है तो इसके बाद में जो है बारिश का मौसम आता है तो हम सभी को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जो है गर्मी से परेशान हो चुके होते हैं, फिर बारिश आती है तब वो गर्मी दूर भागती है। तो वर्षा ऋतु के सहज और मनभावन आगमन का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कर्षक धूल स्नान करते पक्षी वृंद, सूखे खेतों का वीराना उजाड़पन और बदरंग आसमान जहाँ एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा ऋतु आती है परिवर्तन होता ही है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत सी होती है। तो वर्षा के आगमन से जो ये प्रकृति भी एक कन्या के समान जो है नृत्य करती हुई यानी नाचती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति भी जो है खुश हो जाती है, माहौल खुशनुमा हो जाता है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं, उन पर भी बहुत सारे वृक्ष पादप जो है उग जाते हैं। तो बारिश का जो मौसम है, मन भावन जो है मौसम होता है बारिश का, जैसा कि अभी चल ही रहा है, ठीक है। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग जो है मुग्धकारी है, यानी मोहित करने वाला है, अर्थात तो अच्छा लगने वाला है। भाषाई दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज जो है वो मनोरम है। भाषा की दृष्टि से भी जो है इनका जो अंदाज है वो जो है ठेठ देसी अंदाज में इन्होंने जो है अपनी कविता लिखी है, ठीक है। आगे आ जाइए। दूसरी हमारी कविता है उषा की लाली। कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप से मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते सूर्य की अप्रीतम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है, से कविता जो कभी दूर नहीं होना चाहता है।
उषा, देखो सुबह सुबह का जब मौसम होता है, जिसे प्रभात भी बोलते हैं, उषा भी बोलते हैं, जब सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले, देखो हमें पता है भाई उजाला पहले हो जाता है, सूर्य उदय 6:30 होता है, 7 बजे होता है, लेकिन जो हम देखते हैं भोर सुबह सुबह हो जाती है और सुबह सुबह उजाला उजास होता है, और जो सूर्य नहीं उगता उससे पहले की जो कंडीशन है, इससे पहले की जो स्थिति है, उसे उषा की लाली कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य की केसरी आभा जो है, फिर सूर्य की केसरी आभा होती है, इसे लगता है जैसे सोने की किरणें जो है धरती पे पड़ रही हो। ठीक है, और स्वर्ण शिखर का आभास ही देती है। और कवि जो है इस प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को देखते हुए इससे दूर नहीं जाना चाहता है। प्रकृति का सौंदर्य जो है अच्छा सौंदर्य दिखाई देता है। पहली कविता है हमारी, कल और आज। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेती है, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैया के झुंड। अभी कल तक जो है गालियां दे रही है, यानी जो खेतिहर किसान है हताश हो जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, तो वो कृषक भी जो ग्रीष्म ऋतु को गालियाँ देते हैं। अभी धूल में नहाते हैं, क्योंकि पानी जो बारिश ऋतु में बारिश नहीं आती, उससे पहले गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब पानी नहीं होता है तो गोरैया के झुंड भी बेचारे किस में नहाते हैं, धूल में नहाते हैं, यानी पक्षी जो है वो भी धूल में लोटपोट होते हैं। ठीक है, अभी कल तक पतराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। ठीक है, अभी कल तक जो है किसान की आंखें पथराई हुई थी, क्योंकि बारिश नहीं आती है तो किसान जो है बेचारे परेशान हो जाते हैं, बारिश का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पक्षी भी बारिश का इंतजार करते हैं, जानवर जो है वो भी बारिश का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो बारिश का मौसम आता है, खुशनुमा माहौल हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, प्रकृति भी जो है बारिश का स्वागत करती है। तो अभी खेतिहर जो कृषक है, अभी कल तक उनकी आंखें पतराई हुई थी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। मेंढक भी जो है धरती की कोख में दुबके हुए थे, क्योंकि मेंढक जो है वो भी बारिश का इंतजार करते हैं, बारिश नहीं आती तो वो भी धरती की कोख में दुबके पड़े रहते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो मेंढक भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी भी हमें टर टर की आवाज़ें जो है हमें सुनाई देती है। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, अभी कल तक जो था आसमान भी उदास था, बदरंग था, यानी उसमें भी वो भी रंगहीन था, क्योंकि जो है गर्मी का मौसम होता है तो चारों तरफ धूप पड़ती है, तेज़ धूप के कारण जो है प्रकृति के पेड़ पौधे हैं वो जलने लग जाते हैं, और आसमान भी जो है थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है। लेकिन जब बारिश का मौसम आ जाता है तो आसमान भी जो है लाल काला हो जाता है। ठीक है, तो ये पहली हमारी कविता थी। और आज ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। ठीक है, और आज अब जो जैसी बारिश का मौसम आया तो ऊपर तंबू तन गए, यानी आज पावस रानी यानी वर्षा ऋतु को पावस रानी कहा गया है, वो अपनी बूंदें छमका रही है, और ऐसा लग रहा है कि उसकी बूंदों की आवाज़ जैसे मान लो कोई पायल की आवाज़ हो। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम, और जो झिंगुर होते हैं उनकी शहनाई जो है अविराम यानी लगातार उनकी शहनाई जो है शहनाई चालू हो गई है, यानी झिंगुर भी बोलने लग जाते हैं। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और मोर जो होते हैं आपको पता ही है बारिश के मौसम में मोर बोलते हैं, और मोर बोलते ही ये आभास हो जाता है, हमें भी ये आभास हो जाता है अभी मोर बोल रहे हैं तो अब बारिश आएगी, बारिश होने वाली है। ठीक है, तो अब ज़ोरों से मोर भी कूक पड़े। जब बारिश का मौसम आया तो मोरों की जो है उनकी आवाज़ भी जो है गूंजने लगी थी। ठीक है, और आज आ गई वापस जान धूप की हुई झुलसी शिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर। और आज जो है वापस प्रकृति में जान आ चुकी है, वापस जो धूप है जो घास होती है वो भी जो है घास में भी जान आ चुकी है, वो घास जो अब उगने लग गई है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम क्या हो गया, विदा हो गया, चला गया समेट कर अपने लाव लश्कर। लाव लश्कर कहते हैं सामानों को, लाव लश्कर होते हैं जो वो भी अपने सामान वामान, लाव लश्कर यानी जितनी भी सामग्री थी, यानी हम बात करते हैं गर्मी में तो दूध
धूप है, लू का चलना है, ठीक है, और तेज़ धूप होती है, गर्मी का मौसम होता है, उमस का मौसम होता है, ये सब चीज़ें लेकर अपने लाव लश्कर समेट कर जो है वो यहाँ से चला गया। तो ये हमारी कविता थी। कल और आज, कल क्या मौसम था, गर्मी का मौसम था, अब लेकिन पावस रानी आ चुकी है और अपनी बूंदों की छनक से जो है आवाज़ गूंज रही है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु का जो है मतलब ग्रीष्म ऋतु विदा ले चुका है और बारिश ऋतु का मौसम आ चुका है। किसान भी खुश है, पेड़ पौधे भी खुश है, पादप भी खुश है, चारों तरफ जो है हरियाली का मौसम है, चारों तरफ घास उग गई है, झिंगूर बोल रहे हैं, मोर जो है कूक रहे हैं। तो चारों तरफ का माहौल जो होता है एक तरह से बात करिए अच्छा सा माहौल हो जाता है, अच्छा सौंदर्य चारों तरफ दिखाई देता है। ये पहली कविता थी हमारी, ठीक है। दूसरी कविता है हमारी उषा की लाली। उषा बताया ही दिया आपको, सुबह सुबह का मौसम जो होता है। उषा की लाली अभी से गए निकर हिमगिरी के कनक सीकर। कनक कहते हैं ऊपर कंगूरे को, कनक की सोने को भी कहते हैं, कनक के दो अर्थ होते हैं, याद रखना, एक कनक सोना होता है, एक कनक जो है धतूरे को भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कनक का मतलब सोना है कि अभी से निकल गए उषा की लाली में जो है हिमगिरी यानी बड़े बड़े पहाड़ है, उनके जो सीकर है वो ऐसी आभा दिखाई दे रही है कि जैसे मान लो पहाड़ों पर किसी ने सोना उडेल दिया हो, क्योंकि सूर्य की जो किरणें आती है वो सुनहरी होती है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन पे सोना उडेल दिया हो। आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। और आगे बढ़ा धीरे धीरे जो वो शिशु बच्चा यानी सूर्य को बच्चा है, सूर्य जब उगता है तो बच्चे के समान धीरे धीरे फिर वो जवान हो जाता है, ठीक है। तो शाम के समय ढल जाता है, तो उसकी छवि बदल गई। और कवि जो है नागार्जुन कह रहे हैं अपलक यानी बिना पलक झुकाए, कंटिन्यू लगातार उसकी छवि को देखता ही रह गया कवि, ठीक है। डर था प्रतिपल अपरूप ये जादू याबा, जाए न बिखर। और कवि को ये डर था कि ये अपरूप, ये जो निखरा हुआ रूप है, ये जादुई आभा है, ये कहीं बिखर नहीं जाए, अर्थात उषा की लाली का सौंदर्य कहीं टूट नहीं जाए। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। और उषा की लाली में जो सुबह का जो मौसम था उसमें जो हिमगिरी के कनक शिखर थे यानी पहाड़ों के ऊपर के जो कंगूरे होते हैं वो भी क्या हो गए, निखर गए, क्योंकि सुनहरी जो आभा है, सुनहरी आभा के कारण उनकी आभा भी निखरी हुई थी, जो है निखरी हुई लग रही थी। तो ये हमारा पाठ था, दो हमारे सिलेबस में, एक उषा की लाली और दूसरा हमारा जो है ये था, पहली तो वो आज और कल और आज, और दूसरा आ गया ये उषा की लाली। ये दोनों जो है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर नागार्जुन का वही व्यक्तित्व कर्तृत्व करना है और उसके बाद में कर्तृत्व व्यक्तित्व लिख के उसकी रचनाओं के नाम लिखने हैं आपको कॉपी में, और रचनाओं के नाम लिखने के बाद में फिर आपको इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। क्वेश्चन आंसर में आ जाइए आप। ग्रीम्स की धूल में कौन नहाते थे? गोरैया, ठीक है। नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? मैथिली भाषा में, ठीक है। अति लघु क्या आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां करने हैं। लघु क्या आपको आठवां, नौवां करना है। निबंधात्मक में देखिए 10वां क्वेश्चन जो है कल और आज कविता का ये मूल भाव स्पष्ट करना है, इसका कविता का मूल भाव लिखना है, ठीक है। और 11वां क्वेश्चन भी करना है कि प्रकृति के, हम भी प्रकृति में रहते हैं, बारिश होती है तो हम भी देखते हैं, तो प्रकृति की कौन सी चीज़ जो है आपके हृदय को प्रसन्न करती है, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? तो आपको हरियाली अच्छी लगती है, पहाड़ अच्छे लगते हैं, या आपको जंगल अच्छे लगते हैं, या आपको जो है नदियाँ अच्छी लगती है, तो कोई ना कोई चीज़ आपको अच्छी लगती होगी, तो वो अपने शब्दों में आपको लिखना है। 12वां क्वेश्चन है सहप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें सहप्रसंग व्याख्या में जो है कै करना है, कै कबूतर वाला, और आज झिंगुरों की सह नहीं अविराम। प्रसंग में आपको व्याख्या करनी है, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, उसके बाद में आपको व्याख्या करनी है, उसके बाद में आपको
विशेष करना है। तो ये चीज़ें आपको कॉपी में नोट करनी है। और पाठ आपको समझ में आया होगा। दोनों कविताएं हैं, दोनों जो है सरल कविताएं हैं। कल और आज ये भी सरल कविता थी और उषा की लाली ये भी सरल कविता थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप व्हाट्सएप में या ग्रुप के अंदर आप चैट से पूछ सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी कॉपी में करने हैं। कर्तृत्व व्यक्तित्व का भी आपको आपकी इस कॉपी के अंदर जो है नोट कर लेना है। और ये पार्ट को आपको इसकी क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में कर लेने हैं। धन्यवाद।